So let us start the class again. And in this session, we are going to discuss about the topic nuisance. So nuisance, what do you mean by the nuisance? Now nuisance is also a tort. It is also a tort which means unlawful interference. Nuisance क्या है? जब आप nuisance create कर रहे हो, public में nuisance create कर रहे हो, या किसी के घर पे जाके nuisance create कर रहे हो, unlawful interference कर रहे हो, is it clear? That is a nuisance. So nuisance as a tort means unlawful nuisance, unlawful interference पर्सन के यूज में या उसके लैंड की जो उसके पास राइट है लैंड को एंजॉय करने का, उसमें आप अनलॉफुल इंटरफेरेंस कर रहे हो और सम राइट ओवर इन कनेक्शन विद इट. सो इंटरफेरेंस है दैट मे बी बाय एनी वे, जैसे कोई आप नॉइज कर रहे हो, कोई हीट प्रोड्यूस कर रहे हो, वाइब्रेशंस है, स्मोक प्रोड्यूस कर रहे हो, कोई आप स्मेल प्रोड्यूस कर रहे हो, या किसी के लैंड पे पानी आप छोड़ रहे हो, गैस से इलेक्ट्रिसिटी, किसी के, ये सारे क्या है? न्यूसेंस है. अब न्यूसेंस है, it is different from trespass. Don't get it confused with nuisance and trespass. Trespass क्या है? Direct physical interference है. Is it clear? It is a direct physical interference. उसके घर में घुस रहे किसी के with the plaintiff's possession of land through some material or tangible object. Is it clear? Trespass क्या है? Direct physical interference है with the plaintiff's possession of land through some material or tangible object. Is it clear? तो रॉन्ग क्या है? अगर आप किसी के डायरेक्टली इंटरफेरेंस कर रहे हो, वो रॉन्ग क्या है? ट्रेसपास है. अगर एंड इफ इट इज कॉन्सिक्वेंटल इट अमाउंट्स टू न्यूसेंस. इज इट क्लियर? सो अब यहाँ पे क्या है? अब जो ट्रेसपास है वो पर्सन के पोजेशन में इंटरफेयर कर रही है, लेकिन न्यूसेंस है पर्सन के यूज में इंटरफेयर कर रही है. इज इट क्लियर? इट इज पर्सन इंटरफेयर कर रहे हैं उसके पर्सन के यूज में. जैसे मैंने किसी के लैंड पे इंटरफेयर कर रही हूँ जो पर्सन के यूज में है या एंजॉयमेंट ऑफ लैंड में है, उसमें इंटरफेयर कर रही हूँ मैं. क्लियर? सो होप यू आर क्लियर विद द डिफरेंस की ट्रेसपास में क्या है और न्यूसेंस में क्या है. ट्रेसपास में इंटरफेरेंस इज ऑलवेज थ्रू सम मटेरियल और टेंजिबल ऑब्जेक्ट, लेकिन न्यूसेंस है, न्यूसेंस वो इनटेंजिबल ऑब्जेक्ट से भी कमिट हो सकती है. जैसे आप नॉइज प्रोड्यूस कर रहे हो, स्मेल प्रोड्यूस कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हो, कोई स्मोक प्रोड्यूस कर रहे हो, कोई वाइब्रेशंस प्रोड्यूस कर रहे हो, तो न्यूसेंस वैसे भी कमिट हो सकती है. एंड ट्रेसपास है जो आपका वो एक्शनेबल पर से है. ट्रेसपास है ये एक्शनेबल पर से है, बट न्यूसेंस के केस में स्पेशल डैमेजेस अगर आप प्रूव करोगे तभी एक्शनेबल है, अदरवाइज इट इज नॉट एक्शनेबल. Now next is what the kinds of nuisance. Nuisance generally there are two kinds. एक तो आपकी public nuisance है जिसे आप common nuisance भी कह सकते हो, और next आपकी क्या है? Private nuisance है. अब जो public nuisance है ये crime है जो कि section 268 IPC में डील करता है, लेकिन जो private nuisance है it is a tort or civil wrong. Is it clear? तो private nuisance क्या है? tort या civil wrong है. Now public nuisance क्या है? लेट अस स्टडी की पब्लिक न्यूसेंस क्या है. अब सपोज पब्लिक न्यूसेंस एक क्राइम है जहाँ पे पब्लिक न्यूसेंस ये पब्लिक की राइट से इंटरफेयर कर रहा है इन जनरल और पनिशेबल होती है एज एन ऑफेंस, क्योंकि पब्लिक न्यूसेंस का ये क्रिमिनल रॉन्ग है. सो अगर आप पब्लिक हाईवे को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हो, ठीक है, पब्लिक हाईवे को आप ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हो, या किसी ट्रेंच को डिग कर रहे हो, या कोई स्ट्रक्चर्स कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, ये क्या है? एग्जांपल्स हैं आपके पब्लिक न्यूसेंस के. इज इट क्लियर? सो अब यहाँ जो एक्ट से जो पब्लिक न्यूसेंस कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं वो अनलॉफुल एक्ट्स है, और जो कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं प्राइवेट न्यूसेंस वो अनलॉफुल, यूजुअली अनलॉफुल नहीं होते हैं. सो पब्लिक न्यूसेंस है वो सिविल कॉज ऑफ एक्शन नहीं क्रिएट करते किसी भी पर्सन के लिए, इन ऑर्डर दैट एन इंडिविजुअल मे हैव अ प्राइवेट राइट ऑफ एक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ पब्लिक न्यूसेंस. क्लियर? सो अब यहाँ पे क्या है? अगर कोई पर्सन कोई भी स्पेशल या पर्टिकुलर डैमेज कॉज सफर कर रहा है, इफ अ पर्सन suffer some special or particular damages जो कि different है what is inflicted on public as a whole, तो civil right of action is available to the person injured. Is it clear? अगर कोई person कोई special या particular damage suffer कर रहा है तो उसमें that is different from what is inflicted on public as a whole, so civil right of action available है to the person injured. So proof क्या है? special damages का वो entitle कर रहे हैं plaintiff to bring a civil action for what may be otherwise a public nuisance.
Is it clear? So there is a case law, Dr. Ramraj Singh versus बाबूलाल. अब इसमें क्या था कि जो डिफेंडेंट था, डिफेंडेंट ने एक ब्रिक ग्राइंडिंग मशीन को इरेक्ट किया था, ठीक है, और उसके एडजॉइनिंग में प्लेंटिफ का प्रेमिसेस था जो कि डॉक्टर था. सो ब्रिक ग्राइंडिंग मशीन जो डस्ट जनरेट कर रही थी, जो कि डस्ट जनरेट हो रहा था तो एटमोस्फियर भी पॉल्यूट हो रहा था. सो डस्ट कैरिड फिजिकल इनकन्वीनियंस टू द प्लेंटिफ, और उस डॉक्टर को और पेशेंट्स को इनकन्वीनियंस हो रहा था. तो इस केस में क्या हेल्ड हुआ था कि जो स्पेशल डैमेजेस मिलेंगे प्लेंटिफ को, वो प्रूव कर दिया था कि ये नुकसान हो रहा है. सो परमानेंट इंजंक्शन वाज इशूड अगेंस्ट दी. सो दिस वाज अ न्यूज़. अनदर केस लॉ देखिए अब आप, कैंपबेल वर्सेस पैडिंगटन कॉर्पोरेशन, ये आपका इंग्लिश केस लॉ है. इसमें क्या था कि अनइंटरप्टेड व्यू था फ्यूनरल प्रोसेशन ऑफ किंग एडवर्ड VIII दैट कुड हैड बी हेड फ्रॉम द विंडो ऑफ द प्लेंटिफ्स बिल्डिंग. तो प्लेंटिफ ने एक्सेप्ट कर लिया था कुछ पेमेंट से फ्रॉम सर्टन पर्सन्स, कुछ लोगों से उन्होंने परमिशन पैसा ले लिया था और परमिट कर दिया था कि वो उनकी बिल्डिंग में बैठ के उस प्रोसेशन को देख सकते हैं. इज इट क्लियर? सो यहाँ पे क्या है, अब जब लेकिन जब वो आई थी, जब वो जिस दिन प्रोसेशन होना था उससे पहले ही डिफेंडेंट कॉर्पोरेशन ने क्या किया, एक हाईवे वहां पे कंस्ट्रक्ट कर दिया प्लेंटिफ की बिल्डिंग के आगे, जिस वजह से व्यू ऑब्स्ट्रक्ट हो गया था. ठीक है, व्यू नहीं दिख पा रहा था. तो अब जब व्यू ही नहीं दिख पा रहा था तो वहां पे क्या हुआ कि प्लेंटिफ है कि उसको जो प्रॉफिटेबल कॉन्ट्रैक्ट होना था कि वो डिप्राइव हो गया. सो उन्होंने क्या किया, कॉर्पोरेशन के अगेंस्ट सूट फाइल कर दिया. वहां पे क्या कहा कि जो स्टैंड है वाज अ पब्लिक न्यूसेंस एंड हैड कॉस्ट स्पेशल लॉस टू हर. कोर्ट ने यहाँ पे कहा कि शी वाज एंटाइटल्ड टू हेल्दी क्लेम दी कॉम्पोजिशन. तो यहाँ पे कॉम्पोजिशन दिलाई. नेक्स्ट ये था आपका पब्लिक न्यूसेंस. नाउ व्हाट इज प्राइवेट न्यूसेंस? प्राइवेट न्यूसेंस क्या है, यहाँ पे प्राइवेट न्यूसेंस ये एक थॉट है जो कि जिसमें कि कुछ इजेंशियल्स है. फर्स्ट इजेंशियल क्या है, अनरीजनेबल इंटरफेरेंस. अनरीजनेबल इंटरफेरेंस है जिसका क्या है आपका, अनरीजनेबल इंटरफेरेंस मींस कि हर एक इंटरफेरेंस न्यूसेंस नहीं है. अगर हर एक इंटरफेरेंस न्यूसेंस नहीं है तो न्यूसेंस को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए जो इंटरफेरेंस है वो अनरीजनेबल होनी चाहिए. सो हर एक पर्सन है, एवरी पर्सन मस्ट पुट अप विद सम नॉइज, सम वाइब्रेशन, स्मेल एक्सेट्रा, सो दैट जो मेंबर्स है सोसाइटी के, दे कैन एंजॉय देयर राइट्स. तो बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा बिटवीन द राइट्स ऑफ द ऑक्युपायर टू डू what he likes with his own land and the right of the neighbors not to interfere. तो यहाँ पे आपको क्या है, बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा. सो यहाँ पे अब केस लॉ है राधे श्याम वर्सेस गुरु प्रसाद. राधे श्याम वर्सेस गुरु प्रसाद. तो इस केस में क्या हेल्ड हुआ था आपका, जो परमानेंट इंजंक्शन है वो ऑब्टेन की गई थी. परमानेंट इंजंक्शन वाज ऑब्टेन टू रिस्ट्रेन द डिफेंडेंट फ्रॉम रनिंग and installing a floor mill in the plaintiff's premises. ये जो permanent injunction यहाँ पे मिल गई थी, डिफेंडेंट्स को रोका गया था कि वो प्लेंटिफ के प्रेमिसेस में फ्लोर मिल को ना ही रन करे ना ही इंस्टॉल करे. सो ये हेल्ड हुआ था कि जो सब्सटेंशियल एडिशन है टू द नॉइज इन अ नॉइज लोकेलिटी, वहां पे वो क्या था, वो मशीन्स को रन कर रहे थे, दे वर रनिंग द मशीन सीरियसली, जो कि जिनकी जिस वजह से वहां पे इंटरफेयर किया जा रहा था प्लेंटिफ के फिजिकल कंफर्ट को. सो ये न्यूसेंस था, इस वजह से यहाँ पे डिफेंडेंट्स को रोका गया था, परमानेंट इंजंक्शन दिया गया था. नेक्स्ट केस लॉ क्या है, उषा बहन वर्सेस भाग्य लक्ष्मी चित्र मंदिर. यू कैन नोट डाउन, यहाँ पे है नहीं आपके नोट्स में, उषा बहन वर्सेस भाग्य लक्ष्मी चित्र मंदिर. इस केस में क्या हेल्ड हुआ था, नाउ द प्लेंटिफ है उन्होंने डिफेंडेंट्स को स्यू किया था परमानेंट इंजंक्शन के लिए. प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट्स को स्यू किया था परमानेंट इंजंक्शंस के लिए कि उन्हें रोका जाए फ्रॉम एग्जिबिटिंग द फिल्म जय संतोषी माँ, जो उन्होंने कंटेंट किया कि उनकी रिलीजियस फीलिंग्स हर्ट हो रही है क्योंकि जो गॉडेसेस सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती है, उनको उस मूवी में क्या दिखाया गया था कि दे वर द जेलस एंड वर रिडिक्यूलेड. सो इट वाज हेल्ड कि जो अगर आप रिलीजियस फीलिंग हर्ट हो रही है ये एक्शनेबल रॉन्ग नहीं है. प्लेंटिव्स हैं, दे वर फ्री नॉट टू सी द मूवी अगेन. देखो मूवी आ गया, उन्हें इनवाइट नहीं किया किसी ने कि मूवी देखो, मत देखो अगर आपके रिलीजियस फीलिंग्स हर्ट हो रही है. तो क्लियर? नाउ अगर कोई प्लेंटिफ की सेंसिटिविटी है तो वहां पे न्यूसेंस हम मानेंगे न्यूसेंस क्रिएट हो रही है या नहीं हो रही है. सो कोई एक्ट है
सेंसिटिव प्लेंटिफ की। जो एक्ट है जो रीजनेबली, इट इज नॉट अनरीजनेबल, और लोगों के लिए वो रीजनेबल नहीं है तो वो एक्शनेबल, ठीक है, और लोगों के लिए वो अनरीजनेबल नहीं है, ठीक है, लेकिन सिर्फ एक ही पर्सन के लिए रीजनेबल है, तो वहां पे क्या उसकी सेंसिटिविटी की वजह से, उसकी सेंसिटिविटी की वजह से उसको डैमेजेस मिलेंगे या नहीं। So an act which is otherwise reasonable does not become unreasonable and actionable. वो unreasonable या actionable नहीं होंगे when the damage, even though substantially, is caused solely due to sensitiveness of plaintiff or the use to which it is performed. ठीक है, तो यहाँ पे अगर सपोज मेरे को किसी चीज से एलर्जी है, मेरी सेंसिटिविटी है, लेकिन दूसरों को लोगों के लिए वो काम रीजनेबल है, ठीक है, उससे उन्हें कोई दिक्कत नहीं हो रही है, तो वहां पे वो सूट एक्शनेबल नहीं है, ना ही तो वो अनरीजनेबल होगा और ना ही वो एक्शनेबल होगा। इज क्लियर? नाउ क्या आप जो न्यूसेंस है वो स्टेट ऑफ अफेयर्स को कैनॉट करता है? डज न्यूसेंस कैनॉट स्टेट ऑफ अफेयर्स? न्यूसेंस जनरली एक कॉन्टिन्यूइंग रॉन्ग है, न्यूसेंस एक जनरली कॉन्टिन्यूइंग रॉन्ग है, जो कांस्टेंट नॉइज है, स्मेल है, वाइब्रेशन है, वो न्यूसेंस है। ऑर्डरली एक आइसोलेटेड एक्ट है एस्केप का, जो इसको न्यूसेंस नहीं कंसिडर कर सकते। इसको हम एक केस लॉ से अंडरस्टैंड करते हैं, स्टोन वर्सेस बोल्टन, स्टोन वर्सेस बोल्टन। अब यहाँ पे प्लेंटिफ है, जब वो हाईवे पे थे, हाईवे पे खड़े थे, वो उसको ही वॉज इंजर्ड बाय अ क्रिकेट बॉल जो कि डिफेंडेंट के ग्राउंड से आई थी, but then also she was not succeeded in her action for nuisance. अब यहाँ पे क्या एक आइसोलेटेड एक्ट था क्रिकेट बॉल को हिट करना ऑन अ रोड, दैट डज नॉट अमाउंट टू न्यूसेंस, क्योंकि ये जो वर्ड्स के नॉट मींस कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूटी में नहीं था, सो न्यूसेंस है ये, इट मस्ट बी ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स, चाहे वो टेम्पररी है, नॉट मेयरली एन आइसोलेटेड हैपनिंग। सो जो फैक्ट था कि जो बॉल है वो हाईवे पे आई है, वो इट वाज नॉट ओकेजनली, ठीक है, ये एक एविडेंस है कि वहां पे कोई डेंजरस स्टेट ऑफ अफेयर्स एग्जिस्ट नहीं कर रही है एडजॉइनिंग फील्ड में। सो नंबर ऑफ केसेस में जो आपके आइसोलेटेड एक्ट्स है एस्केप ऑफ डेंजरस थिंग्स के, वो क्या इंटाइटल करते हैं, प्लेंटिफ टू रिकवर द डैमेजेस टू द प्रॉपर्टी। सो इंटरमिटेंट इंटरफेरेंस मे बी प्रोबेबली मोर एनोइंग देन अ कांस्टेंट वन। तो गाइस अब यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट आपका है, पहला हम पॉइंट डिस्कस कर रहे थे, वी वर डिस्कसिंग कि जो यहाँ पे हमने अनरीजनेबल इंटरफेरेंस को डिस्कस किया है कि इसके कुछ इजेंशियल्स हैं। तो सेकंड इजेंशियल आपका क्या है, दैट इज रिगार्डिंग द इंटरफेरेंस विद द यूज और एंजॉयमेंट ऑफ लैंड, इंटरफेरेंस विद द यूज और एंजॉयमेंट ऑफ लैंड। तो यहाँ पे क्या जो इंटरफेरेंस है वो या तो आपका इंजरी टू द प्रॉपर्टी होगा या फिर इंजरी टू कंफर्ट और हेल्थ होगा, ठीक है, पहले क्या होगा, इंजरी टू द प्रॉपर्टी इटसेल्फ या फिर इंजरी टू द कंफर्ट और द हेल्थ ऑफ जो उस प्रॉपर्टी को ऑक्यूपाई कर रहे हैं उसकी कंफर्टेबल को देखेंगे। तो पहले हम डिस्कस करते हैं इंटरफेरेंस विद द यूज और एंजॉयमेंट ऑफ लैंड में इंजरी टू द प्रॉपर्टी। अब अगर कोई अनऑथराइज्ड इंटरफेरेंस कर रहा है विद द यूज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ अनदर पर्सन थ्रू सम ऑब्जेक्ट, ठीक है, अनऑथराइज्ड इंटरफेरेंस कर रहे हो आप किसी की प्रॉपर्टी के यूज में थ्रू सम ऑब्जेक्ट, चाहे वो टेंजिबल है इंटेंजिबल है, जो कि उसकी प्रॉपर्टी को डैमेज कॉज कर रहे हैं, वो एक्शनेबल न्यूसेंस है। उसको आप अलाउ कर सकते हो, सपोज जो ट्री की ब्रांचेस है वो ओवरहैंग हो गई है, दूसरे के लैंड पे आ रही है, ठीक है, अब आपके और आपके दो लोगों का घर साथ साथ है, ज्वाइनिंग में है, ठीक है, अब आपने क्या अपने घर पे छोटा सा ये बना गार्डनिंग की हुई है, तो अब वहां पे एक पेड़ बहुत बड़ा हो गया, दूसरे के लैंड पे जा रहा है वो, तो वहां पे क्या है, इट इज अ न्यूसेंस, दूसरे के लैंड में नहीं जाना चाहिए क्योंकि वो डिस्टर्बेंस उसे क्रिएट कर सकता है, इज इट क्लियर? सो यहाँ पे अगर कोई या फिर है कोई स्मोक आप प्रोड्यूस कर रहे हो, वो भी दूसरे की प्रॉपर्टी को इंजर हो रही है, नेबर्स के लैंड को इंजर हो रहा है, इज इट क्लियर? अब अगर न्यूसेंस आ रही है आपकी इनकॉर्पोरेल प्रॉपर्टी की, न्यूसेंस आ रही है इनकॉर्पोरेल प्रॉपर्टी की, तो वहां पे क्या यू इंटरफेरेंस हो रहा है विद द राइट ऑफ सपोर्ट ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। सो पर्सन के पास नेचुरल राइट है कि वो अपने लैंड को सपोर्ट करे बाय हिज नेबर्स, सो वो रिमूव कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं लेटर फ्रॉम द बेनिफिट, इन न्यूसेंस है। सो नेचुरल राइट ऑफ सपोर्ट के फ्रॉम नेबर्स लैंड अवेलेबल होगा सिर्फ लैंड के रिस्पेक्ट में विदाउट बिल्डिंग्स।
ये राइट बिल्डिंग्स के अवेलेबल नहीं है, जहाँ पे बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्टेड है वहां पे ये राइट अवेलेबल नहीं है, या और कोई स्ट्रक्चर है ऑन दी लैंड. सो ये था आपका इंटरफेरेंस विद द यूज ऑफ लैंड. इज इट क्लियर? नाउ अब इसमें हम इंटरफेरेंस विद द यूज ऑफ लैंड में हमने इंटरफेरेंस टू द प्रॉपर्टी कर लिया, इंजरी टू कंफर्ट और हेल्थ. सेकेंड पॉइंट इसमें क्या है, इंजरी टू कंफर्ट और हेल्थ. तो यहाँ पे अगर किसी के प्रेमिसेस में उसको उसके आपका नेबरिंग लैंड में आपने कुछ किया है, उसकी वजह से उसके पर्सन की हेल्थ को अफेक्ट हो रहा है, कंफर्ट हो रहा है, तो वहां पे भी वो एक्शनेबल है. लेकिन अगर कुछ छोटे से मैटर्स हैं तो लॉ उनको अकाउंट में नहीं लेता, कोई ट्रिफलिंग मैटर्स है उनको अकाउंट पे नहीं लेता है. सो डी मिनिमम्स नॉन क्यूरेट लेग्स, which means law does not take account of very trifling matters. So standard of comfort है, ये टाइम टू टाइम वेरी कर रहा है, प्लेस टू प्लेस वेरी कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग ये न्यूसेंस एक्शनेबल होगा या नहीं. इज इट क्लियर? Now, what are the defenses? Is there any defenses also available to the nuisance? ये तो आपने कर लिया. ठीक है, अब कोई डिफेंसेस भी अवेलेबल है न्यूसेंस को. सो डिफेंसेस क्या है? सबसे पहले क्या है? प्रिस्क्रिप्टिव राइट टू कमिट न्यूसेंस. प्रिस्क्रिप्टिव राइट टू कमिट nuisance. So right to do an act जो otherwise it would amount to a nuisance that may be acquired by prescription. Now what do you mean by the term prescription? Means very long time. अगर कोई person है वो अपनी लैंड में कोई एक्टिविटी कर रहा है, बहुत लंबे टाइम से वो कंटिन्यू कर रहा है किसी और पर्सन के लैंड पे, ठीक है, सपोज 20 इयर्स या ज्यादा, 20 इयर्स से भी ज्यादा, तो he can acquire a legal right by prescription to continue therewith in future. जैसे 20 साल है या 20 साल से ज्यादा है तो वो अपनी राइट एक्वायर कर सकते हैं, राइट थ्रू बाय प्रिस्क्रिप्शन. इज इट क्लियर? नेक्स्ट आपका डिफेंस है स्टैट्यूटरी अथॉरिटी. स्टैट्यूटरी अथॉरिटी मींस अगर कोई एक्ट आपने किया है अंडर द अथॉरिटी ऑफ एनी लॉ या अंडर द अथॉरिटी ऑफ एनी स्टैच्यू, ये भी एक कंप्लीट डिफेंस है. सो अगर न्यूसेंस है, नेसेसरी इंसिडेंट है जो कि ऑथराइज किया स्टैच्यू ने, तो वहां पे भी आपकी कोई लायबिलिटी नहीं बनती है अंडर लॉ ऑफ लॉस. तो फर्स्ट डिफेंस इज प्रिस्क्रिप्टिव राइट, सेकंड क्या है? स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है. इज इट क्लियर? देन आपका नेक्स्ट आता है रीजनेबल केयर, कि अगर आपने रीजनेबल केयर लिया है न्यूसेंस को प्रिवेंट करने के लिए, तब भी आप डिफेंस ले सकते हैं. इज इट क्लियर? फोर्थ डिफेंस क्या है? प्लेंटिफ कमिंग टू न्यूसेंस. अगर प्लेंटिव अपने आप ही न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है तो उस केस में भी आप डिफेंडेड डिफेंस ले सकते. इज इट क्लियर? So now in the case of nuisance, we have discussed what is nuisance, kinds of nuisance, essentials क्या है nuisance के, and we have discussed the defenses against the defenses of the nuisance. So hope you are clear with the two topics, defamation and nuisance. If you have guys any doubt, you can ask me tomorrow. And in the next session, we are going to discuss negligence. Thank you.